नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 24 तारीख की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हम टाइम बिल्कुल ख़राब आपका करना नहीं चाहते, क्योंकि पेपर भी बहुत आसान आया और फिर एक्सप्लेन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ थोड़ा क्वेश्चन अच्छा आया होता है। तो आपको यहाँ से यही सीखना है कि कैसे स्टेप्स कटिंग करेंगे, कैसे सरल सवालों को जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आगे 20 के 20 आपको टफ मिल जाए। आपको 12 से 15 सवाल इजी इस टाइप के मिलने ही मिल रहे हैं, नहीं तो विद इन टाइम में कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा था 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई और वृद्धि 720 रुपए। भाई कुछ प्राइस रहा होगा पहले 100 रुपए, 120% की वृद्धि होगी तो इतनी ही वृद्धि होगी। इसी का मान हमको दे दिया 720। पूछा है प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य कितना होगा। भाई 100 रुपए की चीज थी, 120 की वृद्धि होगी यानी कि 220 मान होगा। 11 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक करना था, आंसर लगा देना था। ठीक है, या तो ये निकाल लो, ये 12 छंग 72 6 गुना हो गया 132 जीरो आंसर। अगला सवाल, B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। B2 अकेले उसी काम को इतने में कर सकता है, B1 अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। 20 गुणे में 60 बटे में 40, बस 20 दूनी 40 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 30 दिन आंसर। या तो आप ऐसे कर लो, B1 प्लस का B2 बराबर में हो गया 20 और ये B2 हमारे पास हो गया 60 है। एलसीएम लिया 20 गुणे में 60, तो इसकी इफिशियंसी हो गई 60, इसकी इफिशियंसी हो गई 20। अब भैया जब इसकी इफिशियंसी B2 की 20 है तो इसकी इफिशियंसी 40 रही होगी। कैसे पता लगा? 60 से हमने 20 घटा दिया, तो यही चीज डायरेक्ट करनी थी ना। भाई ये सब तो कर चुके हैं आप लोग, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अगला सवाल, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। भाई 2 ब्याज मिल रहा है यानी कि 2/24 1/12, कहीं 8.5 समथिंग लिखा है, आंसर लगा दो 8.33। नहीं समझ में आया? देखो भाई 1 से 3 गुनी हो गई, ब्याज कितना मिला 2 रुपये। एक प्रिंसिपल हो गया, रेट हमको नहीं मिली, भाई रेट को आर मान लेते, टाइम हमको दिया तो वो लिख दिया, बराबर में 2 हो गया। इधर करेंगे तो ये कितना हो गया 12 हो गया, आर बराबर में 100 बटे में 12, तो 12 अट्ठे तो 96 हो गया, बचा 4 हो गया, 12 तिया 36, 8.3 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। भाई एक घनाव की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है, इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाव के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। भाई सक्सेसिव मेथड लगा लो। 50% की वृद्धि यानी कि 1/2, कोई चीज 2 थी अब 3 हो गई। 20% बढ़ाएगी, 20 पंजे 100 यानी कि कोई 5 थी अब 6 हो गई। 30% की कमी यानी कि 3/10, पहले 10 थी अब 3 की कम करके तो 7 रह गई। कुछ कट रहा है? हाँ ये कट जाएगा, 2 तिया 6 यानी कि 50, 3 त्रिका 9 सत्ते 63। भैया वृद्धि कितने की हो गई? 13 की। किसमें हुई? 50 में, गुणे में 100, 50 दूनी 100 यानी कि 13 दूनी 26। आपने जैसे ही 13 निकाला था ना, बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही 13 निकला मल्टीपल 13 का देखना था, बात खत्म। क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, कटना तो है नहीं किसी से, आसानी से कर लेना था। अगला सवाल, अब इसमें देखो हमें दिया गया था x अपॉन में y बराबर में 3/5। ठीक है, और अगर इनटू में z अपॉन में w कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, इनटू में करना है 2x अपॉन में 5y हो जाएगा। अब हमें इसी का मान चाहिए था, zx अपॉन में yw का मान चाहिए था। तो इधर हम देखेंगे तो ये 3 दूनी 6/25 हो गया, और x अपॉन y इसका कुछ मान हमको दिया गया था। कितना दिया गया था भैया? ये 3/5, इसी का तो मान दिया गया था, बस खत्म हो गया, यानी कि 18/125 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है, यानी कि अगर क्रय मूल्य हमारे पास 100 है तो अंकित मूल्य कितना है? 250 है। कह रहा था यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंटेज बताना। भाई छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, तो 250 पर 50% छूट दे देंगे तो 125 बचेगा। भाई 50% मतलब 1/2 होता है, तो 250 का 1/2 कर लो। तो अब यहां से देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25 का, बस यही तो आंसर है। या तो फिर ऐसे लिख लो 25/100, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, कैंसिल आउट, 25 आंसर। अगला सवाल, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से इतनी की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल क्या होगी? देखो एक फार्मूला बताया था, d बराबर में s प्लस माइनस का एस डी,
अपॉन में एस डी इंटू में टी डी। टी डी का मतलब टाइम डिफरेंस हो गया, एस डी का मतलब स्पीड में डिफरेंस हो गया, और एस का मतलब ओरिजिनल स्पीड हो गया, डी का मतलब तो डिस्टेंस हो गया। 150 हो गया। स्पीड हमें ओरिजिनल पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या किया गया, वृद्धि की गई तो हम प्लस का साइन लेंगे, अगर वृद्धि नहीं कमी की जाती तो हम किसका साइन लेते, माइनस का। अब यहाँ पर एस डी कितना था, 5 था, यहाँ पर भी आ जाएगा। टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। मिनट को घंटे में बनाएंगे तो हम 60 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 5 उधर पहुंच जाएगा तो 15 पना 75 हो गया, और ये एस प्लस का 5 हो गया। अब ऑप्शन का सहारा ले लो भाई, 25 और इधर लिख लेंगे 25 प्लस का 5, यानी कि ये 25 गुणे में 30 हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। 25 3 75, 750, 750 आंसर लगा दो। नहीं तो फिर क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। अगला सवाल, एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, लाभ परसेंटेज इतना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर दिया गया, भाई जो कुछ भी अंतर होता है वही तो प्रॉफिट होगा। भाई विक्रय मूल्य क्रय मूल्य घटाते हो तभी प्रॉफिट आता है, तो उसी का तो मान दिया गया था 560। हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया था। अब विक्रय मूल्य पूछा गया था तो 100 रहा होगा हमारे पास क्या, सीपी। एसपी कितना हो गया, 135, क्योंकि 35% लाभ बोल रहा था। अब यही 35 प्रॉफिट इसके तो बराबर कर लिया, लेकिन सेलिंग प्राइस तो इतना हो गया बस। तो यहाँ से हम 135 बराबर निकालेंगे, तो 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, इंटू में 135 हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16 और 5 21, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, इसका आयतन क्या होगा। देखो अर्धगोले का आयतन 2/3, पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब हो गया, तो 2.1 है, यानी कि 21/10 इंटू में 21/10 इंटू में 21/10 हो गया। अब हमने एक चीज बताई थी, पॉइंट वाले में कोशिश किया करो कि कम आप डिविजिबिलिटी या वो चेक करेंगे आ रहा है कि डिविजिबिलिटी। रीजन क्या है, पॉइंट वाले में कभी कभी राउंड ऑफ करके लिख देता है, तब फिर आंसर गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये 21 हो गया, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, काटो मत, ऐसे ही गुणा कर लो, क्योंकि 1000 से हमें भागी करने में फायदा है। 21 21 हम 441 हो गया, 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 गुणे 22 हो गया, तो 22 दूनी 44 हो गया। अनिल और विकास की आय का अनुपात इतना है, यदि विकास की आय अनिल की आय से इतने रुपए कम है, तो अनिल और विकास की कुल आय कितनी होगी। 8 5 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है भाई, कुल आय तो 13 होगी ना, इन दोनों का डिफरेंस 3 बराबर में हमको दे दिया 3000, और 13 बराबर में निकालना था, तो यही तो होगा, बाकी करना ही क्यों, 13 का डिविजिबल खत्म हो गया। रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 40 रुपए का लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, यही तो सेलिंग प्राइस बनेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का मान 46, इसका मान 236, तो -46 बराबर में सीपी निकल कर आ जाएगा। जितना मैं लिख रहा हूं इतना लिखना नहीं था आपको। अब 46 का हमें प्रॉफिट हुआ किस पर, 190 पर, गुणे में कर देंगे 100, ये कैंसिल आउट हो गया। 460 बटे में 19, ऑप्शन का सहारा लो। 19 या 57 तो नहीं हो सकता, 19 दूनी 38 हो सकता है, बचा कितना है, 8 बचा है, फिर 19 या 57, 19 चौक 76, यानी कि 24 पॉइंट समथिंग आंसर। अगला सवाल, लघुत्तम समावर्त क्या होगा। भाई एलसीएम निकालना है, एलसीएम यानी कि ऑप्शन हमें पकड़ना है कि इन तीनों से प्रॉपर कट रहा हो। तो देखो भैया 12 से अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 480 को ही हम पकड़ते हैं। 240 को भी कर सकते हैं, लेकिन 240 480 से भाग करेंगे तो 240 डिवाइड थोड़ी ना होगा। कहने का मतलब है 240 480 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, केवल यही उसके बाद नंबर ऐसा आएगा कि ये डिवाइड हो जाएगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है, सभी 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 13 संख्याओं का एवरेज, ये क्रमागत थी, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होकर ऐसे खत्म हुई होगी क्रमागत 13 संख्याएं, तो इसका मतलब ये है कि 39 एवरेज है उनका, यानी कि 6 संख्याएं इधर रही होंगी और 6 संख्याएं इधर रही होंगी। हमें टोटल 25 का चाहिए। अब ये अंतिम 13 थी, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 12 संख्याएं रही होंगी, यानी कि हमें कुल मिलाकर ये पता लग जाए कि यहां पर कौन सा नंबर आ रहा है, तो वही तो एवरेज होगा सभी 25 संख्याओं, क्योंकि 12 इधर हो गई और 12 ही इधर टोटल हो जाएंगी। अब एक चीज बताओ, जब क्रमागत संख्याएं हैं तो इसके पीछे अगर 6 घटा दें तो यही तो संख्या मिलेगी 33। अगर आगे जाना होता तो यहाँ पर 9 6 15 45 मिल गया होता,
समझ गए ना, एवरेज तो आपका 33 आ चुका है। अगर आपको अभी भी नहीं ट्रस्ट हो रहा तो फिर कैसे करते भाई, 33 से 12 और घटा दो, 33 से 12 घटाएंगे तो 3 से 2 गया 1, 3 से 1 गया तो 21 से स्टार्ट हुई है, 45 पे खत्म हुई है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो कैसे करते हैं, 21 प्लस का 45 बटे में 2, तो 5 1 6 4 2 6 बटे में 2, तो 33 अब ऐसे निकाल लो, जैसे भी कर पाओ भाई। हमें यहाँ पर ये पता था कि यहाँ पर ये नंबर रहा होगा बीच में, क्योंकि हमें टोटल 25 संख्याएं चाहिए, तो 12 इधर हो गई 12 इधर हो गई, और ये बीच में 25th नंबर रहा होगा हमारे पास, सॉरी 25th नहीं 13th नंबर रहा होगा, बस इसी का तो मान 33 आया निकल कर, ये एवरेज डायरेक्ट निकल आया। बाकी जैसे भी करना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सीख लोगे तो फायदा होगा। अगला सवाल, अब ये देखो सिंप्लीफिकेशन सीरीज का सवाल है, आसान है, ये गुणा कर लो, ये गुणा कर लो, और ये प्लस है यहाँ पर गुणा। अब सबसे पहले देखो 1 माइनस का 1/3 लिख सकते हैं, प्लस में हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस का 1/5, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 ही आएगा। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करोगे यही आएगा, इसी तरीके से करते चले जाओगे तो यहाँ पर 1/45 माइनस का 1/47। तो देखो ये कटते चले जा रहे हैं सभी टर्म, यानी कि ये भी कट गया होगा, बचा क्या होगा लास्ट में 1/47, तो यानी कि 46/47 आंसर आ गया। अगला सवाल, एचसीएफ निकालना है। देखो भिन्न कभी भी दी गई हो फ्रैक्शन में जो भी पूछा जाए तो ऊपर उसका ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले की एचसीएफ। तो ऊपर से सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है भाई, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 3 दूनी 6, 2 तो नहीं हो रहा ना किसी से कॉमन, केवल 3 ही हो रहा है, तो एचसीएफ 3 हो गया। अब जब 3 हो गया तो आंसर तो आ चुका है ना, खत्म हो गई कहानी, कहाँ 68 47 ये सब लिखने की जरूरत क्या थी। नीचे एलसीएम भाई 25 चौको 100, खत्म कर दो, सभी में आ जाएगा 50, 2 गुना हो रहा 25 पंजे 100, 25 चौको 100, ये तो आसान था। अगला सवाल, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में इतने रुपए और 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है, तो मूलधन कितना था। अब इसमें सिंपल पहले देखो पूरा समझ लो, लेकिन जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिखना नहीं होगा आपको, ये ध्यान रखना। ये इस तरीके से बनती हैं चीजें, पावर में 3 हो गई, बराबर में 14,641 बटे में हो गया हमारे पास 1331, और ये 0 आ गया। ठीक है, यहां से तो ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि एक ही बचा है, 1 प्लस का r/100 बराबर में क्या हो गया, ये देखो 11 की पावर में 5 लिखा है, और इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 11 तियां 33, 11 तियां 33, 11 एकम 11 हो गया। यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, यानी कि बचा क्या 11/10 बचा है केवल, तो 11/10 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से रेट निकालेंगे, देखो इस तरीके से बना लिया, लेकिन हम डायरेक्ट रेशियो बनाते तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। तो यहाँ से कितना बड़ा 1/10 गुणे में 100 कर देते, यही रेट आ जाती 10%। अब चाहे यहाँ से सॉल्व कर लो वही चीज बनेगी, तो यहाँ पर भी 1/10 गुणे में 100 करोगे वही चीज बनेगी। आपको इतना नहीं करना था, आपके देखो दिमाग में चलना चाहिए था, बस केवल ये रेशियो बनाना था, रेशियो आपको डायरेक्ट लिख के रेशियो बनता, रेट निकल आती। ठीक है, अब रेट तो निकल आई, लेकिन 10 से चीज 11 हो गई। 3 साल के लिए अगर हम फिर से जाएं 3 साल के लिए, तो 1000 की चीज कितनी हो जाएगी 1331 हो जाएगी। इसी का मान दिया गया था 1331 0, यानी कि क्या गुना 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 10,000। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको कुछ भी नहीं लिखना था, ये रेशियो बनाते उसके बाद ये करते आंसर आ जाता, लेकिन कर तभी पाओगे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगला सवाल, 18 छात्रों के औसत अंक इतने थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज कर दिए गए। उन छात्रों के अंकों का सही औसत कितना है। भाई देखो 64 के स्थान पर 46 दर्ज कर दिए गए, इसका मतलब एवरेज तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। भाई कितना कम किया गया, 14 से 6 गया तो 8, 5 से 4 गया 1, यानी कि 18 टोटल बढ़ेगा एक लोग में, यानी कि एक छात्र में कितना बढ़ेगा भाई 18 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 191 आंसर। अगला सवाल, 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि वे केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है। शेष काम को साथ मिलकर पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। तो सबसे पहले तो इफिशियंसी पे काम कर लें, यानी कि कौन कौन था, पिंकी, ठीक है, पिंकी और पायल। अब ये कह रहे थे जो पायल से 50% अधिक कुशल है, यानी कि पायल अगर 2 है तो ये पिंकी
3 हो गई। कह रहा था 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। यानी कि 8 दिन पायल ने काम किया, यानी कि 8 दिन में 16 काम किया। जो 16 काम यानी कि अगर 100% टोटल काम मान लें, 10% काम पूरा हुआ, बचा कितना 90%। तो यही 10% का मान 16 हो गया। ये हमने जो वर्क निकाला था भाई 8 दिन में इतना ही तो किया था। 90% अगर निकालते 9 गुना तो 16 गुणे में ये 9 गुना हो जाता। अब ये जो काम है ये ही तो रिमेनिंग वर्क था, ये रिमेनिंग वर्क था, ये किसको करना है, अब ये दोनों को मिलकर करना है, यानी कि 3 2 5 की इफिशियंसी से दोनों को करना है। तो 16 ने में 144 बटे में 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 90 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना बचता है। भाई 2 घटा दो, 3 घटा दो, इधर बच गया हमारे पास 87, इधर बच गया हमारे पास 10 से 2 गया 8, 58 बच गया। अब ऑप्शन का सहारा लो। 23 की टेबल में 58 आता नहीं आता, 17 की टेबल में 58 नहीं आता, 19 की टेबल में नहीं आता, 29 का टेबल याद नहीं था फिर भी आंसर लगा दिया। 29 दूनी 58 कर लेते, 29 3 87 होता है बस। अगला सवाल, 3800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को इतने में बेचने पर दिया जाने वाला छूट परसेंटेज क्या है। भाई 3800 यानी कि 19 का मल्टीपल होगा, नहीं तो ये देखो पूरा ऑप्शन किस में आ रहा है, हमारा फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो हमें पता है कहीं ना कहीं तो कट रहा होगा। तो 19 दूनी 38 किया, 19 एकम 19 2 बच गया, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 हो गया। यानी कि अभी भी कट जाएगा तो ये 100 बना लेते, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, कितने की छूट दे दी भाई 44% की। अगर ऐसे नहीं करते तो 44 बटे में 100 गुणे में 100 कर लो, तब 44% आ जाएगा। क्या ही करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर 24 की थर्ड शिफ्ट कर लिए हैं 20 सवाल। अब तो मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे मिल रहे होंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।